मामूल का सिलसिला है। हुकूमत की तरफ से बजट की तारीफ और अपोजिशन की तरफ से बजट पर तनकीद, ये तो इस पार्लिमानी निज़ाम का एक हिस्सा है। लेकिन आज 21 जून को, आज के दिन, बजट की तकरीर को ओपन करना मेरे लिए यकीनन एक एजाज की बात। 21 जून पाकिस्तान की हिस्ट्री में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में एक नहायत ही अहम दिन है। आज हमारी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, जो इस ईवान की कायदे ईवान रह चुकी 2 दफ़ा, जो इस ईवान की कायदे अपोजिशन रह चुकी, उनका आज यौम पैदाश। जनाब चेयरमैन, आप तारीख से बखूबी वाकिफ हैं। मैं भी समझता हूं कि इस एक बात को दोहराना मुझ पे फर्ज बनता है कि आज ये ऑगस्ट हाउस, ये मुअज़्ज़ज़ हाउस जिसमें हम सारे बैठे हुए हैं और इसके मेंबरान हैं, ये हाउस जमहूरी अंदाज से जब मार्ज़ वजूद में आया, जब हर पाकिस्तानी को वोट का हक मिला, तो वो इसी कायद के वालिद गिरामी जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस कौम को वोट का हक दिया। फिर इसने कई अदवार देखे इस हाउस ने, फिर इसकी इख्तियारात सलब कर लिए गए। जनाब चेयरमैन, फिर आपने देखा कि जब डिक्टेटर आते हैं, और ख़ास तौर पर एक डिक्टेटर ने तकरीबन सारे इख्तियारात जो थे वो इस हाउस के सलब किए और इसको एक डिबेटिंग क्लब बना दिया। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एजाज़ हासिल हुआ कि जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने आज खुद वॉलंटरली तमाम इख्तियारात जो थे इस हाउस को वापस कर दिए। और आज मैं समझता हूं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के हवाले से मुझे ये बात मेरे जहन में आ रही है कि जिस ख़ानदान ने जमहूरियत के लिए, इस पार्लिमान की सरबुलंदी के लिए, इसकी इज्जत के लिए, इसकी तौकीर के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए जहाँ जानों की कुर्बानियाँ दी और ये इतना लंबा फासला तय करके यहाँ पहुँचे कि आज उसी नस्ल का एक नौजवान कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अपनी पार्टी की क़यादत कर रहे हैं। खुदा करे कि जमहूरियत का ये सफ़र इसी तरह रवान दवां रहे। जमहूरियत में कमज़ोरियाँ भी आती हैं, मुश्किलात भी आते हैं और सख्त वक्त भी आते हैं, लेकिन वही कौमें आखिर में सुरखरू होती हैं जो इस अपनी मंजिल को सामने रख के चलते रहते हैं। और किसी ने सच कहा था कि जमहूरियत वो रास्ता है, वो सिर्फ वो रास्ता है जिस पे चलकर हम अपनी मंजिल मकसूद पा सकते हैं और इस कौम, इस मुल्क की सरबुलंदी के लिए काम कर सकते हैं, खाए हम डिवाइड के उस तरफ बैठे हैं या डिवाइड के इस तरफ बैठे हैं। जनाब चेयरमैन, मैं उन बातों को दोहराना अच्छा नहीं समझता जो पहले हो चुकी हैं यहाँ पर, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा जनाब चेयरमैन कि एक लिमिट से आगे हमें नहीं जाना चाहिए। एक हद से ज़्यादा हमें मामलात को आगे लेके जाना जो है वो किसी तौर पर भी इस मुक़द्दस हाउस की जो इज़्ज़त और तकरीम है उसके साथ फिर वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादती हो जाएगी। हम लोग यहाँ पर अपने अपने हलकों की, बल्कि पाकिस्तान भर की नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग हैं जनाब चेयरमैन। कोई ऐसा हाल तो आप नहीं बना सकते कि वो 22 करोड़ लोगों को बिठा दें।
ना ही कोई ऐसा तरीका इख्तियार कर सकते हैं कि हर आदमी की आप बात सुन लें। तो यही एक जमहूरी अंदाज है कि उनके नुमाइंदगान इधर आएँ और अपने लोगों के एहसासात, उनके जज्बात की तर्जमानी करें। हमें खुद सोचना चाहिए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, कि क्या हम पाकिस्तान के अवाम के जज्बात और एहसासात की सही तर्जमानी कर रहे हैं। मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत कहती है ये अपोजिशन की जिम्मेदारी है। क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों की जिम्मेदारी है? दोनों को सोचना पड़ेगा, दोनों को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जज्बात में, गुस्से में हम वो तमाम हदूद ना फलांगे जो हमें नहीं फलांगनी चाहिए। जनाब चेयरमैन, कानून साजी एक बड़ा इस मुअज़्ज़ज़ ईवान का एक बहुत मुक़द्दस काम जो है वो कानून साजी है। कानून साजी का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा की जाएं, पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों में सहूलियात पहुँचाई जाएं, उनके लिए ऐसा कानून वज़ा किया जाए जो उनकी खिदमत हो, उनके काम आए वो कानून। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो मशावरत से हो। आपने देखा, मैंने भी देखा कि कानून साजी अगर सिर्फ इसलिए की जाए कि आपके पास चंद वोटें ज़्यादा हैं, गिनती में आप हमसे चंद नंबर ज़्यादा हैं, और आप उसको बुलडोज कर देंगे, तो क्या वाकई वो पाकिस्तान के लोगों के लिए कानून होगा? क्योंकि आधे लोगों की राय तो उसमें शामिल ही नहीं है। आप डिवाइड से उधर गिनती कर लें, इधर कर लें, चंद जो है वो नंबर्स का फ़र्क आएगा, जो यकीनन इतना बड़ा नहीं है जनाब चेयरमैन। तो मैं अगर ये कहूँ कि आधा पाकिस्तान इधर बैठा है, आधा पाकिस्तान उधर बैठा है, तो आप जब कानून बनाते हुए मामलात को बुलडोज करेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो फिर शोर शराबा, हंगामा और अफरा तफरी होगी। इससे भी आगे मैं एक बात ये करूं कि किसी मुल्क का माहौल बाहर भी वही होता है जो इस ईवान के अंदर होता है। अगर हम इस ईवान के अंदर माहौल को ठीक रख सकेंगे तो यकीनन मुल्क में भी माहौल ठीक रहेगा। अब इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा जनाब चेयरमैन कि क्या हुकूमत वक्त जो है उसको लचक दिखानी चाहिए, उसको अपनी अना छोड़नी चाहिए, उसको अपनी अना को छोटा रखना चाहिए, मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार और इस हाउस की इज़्ज़त और वक़ार को बड़ा रखना चाहिए। ये वो खुद सोचें। आप जनाब चेयरमैन हैं, आपके वालिद गिरामी से मेरी बड़ी मोहब्बत थी, मैं उनको जानता था, वो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे और आईने पाकिस्तान उनको अजबर था। सारा आईने पाकिस्तान किसी शिक का बात करें वो सुना दिया करते थे डॉक्टर साहब। जनाब चेयरमैन, ये तो चंद एक ऐसी बातें थी जो मेरे लिए तकलीफ दे थी और मैं गोशगुजार करना चाह रहा था इस हाउस के, शायद इसलिए भी कि मैं खुद लीडर ऑफ द हाउस रहा हूँ। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि इस मुक़द्दस हाउस में मैं कायद ईवान था और हमारे को भी इतनी ज़्यादा तादाद नहीं थी, हमारे साथ कोई इतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्त उस साइड पर भी बैठे हैं, इस साइड पे भी, इनको पता है कि हमने अपनी इलास्टिक लिमिट तक जाते थे अपोजिशन को साथ लेके चलने में, उनकी राय शामिल करने में, अफ़ाम व तफ़हीम से जो है वो कानून साजी करने में। तो उसमें जज्बात से ज़्यादा जो है वो होश, समझ, सब्र, पेशेंस से काम लेकर ये मामलात किए जाते हैं। और मुझे यकीन है और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस हाउस को ऐसे अंदाज से चलाया जाए जो हम सब के लिए बायस इज़्ज़त हो, बायस तौक़ीर हो, और किसी को भी ये मौका न मिले कि हम पर उंगली उठाए या हमें ये साबित करने की कोशिश करे कि हम पार्लियामेंट के तकद्दुस को खुद पामाल करते हैं। जनाब चेयरमैन, बजट पर तो एक रवायती तरीके से मैं बात ज़रूर करूँगा। देखिए, बजट जो है वो आम और
आसान लफ्जों में क्या है, ऐसे ही है ना किसी घर के अखराजात और उसकी आमदन का तखमीना और वो तकसीम कि किस तरह हमने वो करनी है और कहाँ से जो शॉर्टफॉल होगी वो कहाँ से लेकर आएंगे, किससे लेंगे, किस तरीके से लेंगे, किस अंदाज से हासिल करेंगे। तो यही जो है वो पाकिस्तान का भी बजट है, यही किसी मुल्क का बजट होता है। और हर बजट से पहले यकीनन हर हुकूमत ये कोशिश करती है कि ऐसा बजट आए जिससे उसकी नेकनामी हो, लेकिन कुछ बुनियादी नुक्ते हैं जनाब चेयरमैन। आप जो मर्जी माशी अशारिये ले आए, उनकी जितनी मर्जी तारीफ कर दें, उनके बारे में जितना मर्जी आप बहस कर लें या उसकी जितनी मर्जी पब्लिसिटी कर लें, आप कहें कि जनाब आपका जो है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस कर लिया, आप कहें कि हमने ये तीर मार लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, लेकिन आखिर में देखना यह है कि जो आम पाकिस्तानी है इस मुल्क का, आम शहरी है जो इस मुल्क का, जो गरीब तबका है इस मुल्क पर, क्या उस तक उसके समरात पहुंचे हैं? अगर आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हो रहे हैं, अगर ऑर्डर इन द हाउस प्लीज प्लीज मैं गुजारिश करूंगा, चले मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अगर आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे इतने जबरदस्त हैं और इतने अच्छे हो गए हैं, उनमें इतनी अच्छाई आ गई है, इतनी बेहतरी आ गई है, तो फिर क्या वजह है जनाब चेयरमैन साहब कि महंगाई ने एक आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी? वो खाने पीने की अशिया खरीदने से बेबस नजर आ रहे हैं, वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। देखें, अगर अंग्रेज कहता है ना कि मेरी ब्रेड एंड बटर, हम लोग अपनी दाल रोटी की बात करते हैं, तो दाल रोटी जो है उससे क्यों मजबूर हो जाए एक पाकिस्तानी शहरी, जबकि आपका क्लेम यह है कि हमने तो जनाब हमारे इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं और हमने अपनी इकोनॉमी को सही रास्ते पे डाल दिया है। जनाब चेयरमैन, ये चौथा बजट है, 3 साल गुजर चुके हैं। 3 साल गुजरने के बाद हम वही बातें करते हैं जो हम इलेक्शन के दौरान किया करते थे, आज भी हम वही वादे कर रहे हैं। मैं कोई ऐसी तनकीद नहीं करना चाहूंगा, ना किसी की दिल आजारी करना चाहूंगा, लेकिन आज भी हम कह वही रहे हैं जो हम इलेक्शन से पहले इलेक्शन कैंपेन में कहा करते थे कि हम आपको 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, हम आपको 50 लाख घर दे देंगे, हम यहाँ सारे कर्जे उतार देंगे, हम जनाब वाला ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि यहाँ से किसी को बैरून मुल्क जाकर मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि अंग्रेज़ यहाँ आएंगे, बैरून मुल्क से लोग यहाँ आएंगे, तो यहाँ वो आकर पाकिस्तान में नौकरियाँ ढूंढेंगे। तो जनाब क्या 3 साल चलें, 5 साल आपके पास हैं, मेरी भी ख्वाहिश है कि आप अपना वक्त पूरा करें, यह भी ज़रूरी है जमहूरियत के लिए, लेकिन 5 साल का प्रोग्राम 3 साल में आधा तो होना चाहिए था ना मुकम्मल। मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्लीज। जनाब चेयरमैन, आपकी तवज्जो चाहता हूं जी कि 5 साल के प्रोग्राम का अगर वादा हो तो 3 साल अगर गुजर जाएं तो चलो आधा प्रोग्राम तो मुकम्मल हो जाए, आधा नहीं तो चौथा हिस्सा ही हो जाए, चौथाई नहीं तो 10% ही हो जाए। जनाब चेयरमैन 1% तो नजर आ जाए, तो कम से कम अगर वो भी नहीं हुआ तो आपकी इंटेंशंस तो नजर आ जाए कि आप उस तरफ जा रहे हैं। आप तो पहले दिन ही हमसे दस्तों गिरेबान थे, आप पहले दिन ही काम करने के बजाय, इस मुल्क के अवाम की खिदमत करने के बजाय, अपने मंशूर पर अमल करने के बजाय, आप तो अपोजिशन से दस्तों गिरेबान थे, आप अपोजिशन को गालियां देते थे, आप हमें मुर्दे इल्जाम ठहराते थे, हमें आप करप्ट और चोर डाकू कहते थे, आप कहते थे कि ये सब कुछ किया धरा इनका है। तो वो आज भी आप कह रहे हैं 3 साल के बाद,
तो कहां है आपने जो कुछ करना था वो कहां गया? आपने 3 साल सिर्फ इस बात पर गुजार दिए कि शायद आपको कुछ करना नहीं आता था, आपकी समझ नहीं आ रही थी कि कहां से करें। तो ये तो बहुत आसान है कि यहां खड़े होकर मैं वहां पर जो है गालियां देना शुरू कर दूं और कुछ गालियां वापस अपनी तरफ लेना शुरू कर दूं। जो 3 साल थे कौम के, जो आपका मैंडेट, चले आपका मैंडेट था, मैं इस पे भी नहीं कहता कुछ, आप बैठे हुए आपका मैंडेट था, आपने हुकूमत बनाई, आपके पास अक्सरियत थी, आपने बना ली। तो फिर क्या हुकूमत इसलिए बनाई थी कि सिर्फ 5 साल हमने पिछली हुकूमतों का रोना रोकर वक्त गुजारना है, उन पर तोहमत लगाकर, उन पर इल्जामात की बारिश करके अपना टाइम जो है वो आगे लेके जाना है? और 5 साल के बाद नहीं जनाब चेयरमैन, ऑर्डर इन द हाउस सर, मुझे डिस्टर्ब। ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है कि अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें और ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाब चेयरमैन, वक्त बड़ी तेजी से गुजर जाता है। हम सब हल्के वाले लोग हैं, अवाम में रहते हैं, यहाँ हर शख्स बड़ी मेहनत करके अपने लोगों से की मोहब्बत जीत कर यहाँ आता है, तो हमें पता होता है कि क्या हो रहा है मुल्क में। आपको भी पता है जनाब चेयरमैन, आप दूसरी नस्ल से सियासत कर रहे हैं। तो हकीकत ये है कि ये पाकिस्तान का ये 3 साल का वक्त ज़ाया हो गया खामखा की बहस में, इल्ज़ाम तराशियों में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, अपनी अना को बुलंद रखने में, अपने गुस्से को ना कंट्रोल करने में, और बेसब्र और इस तरह के अंदाज से जो है वो अपने खुददारी और खुद परस्ती में हमने पाकिस्तान के 3 साल ज़ाया कर दिए। काश हमको भी और आपको दोनों को ये समझ आती कि एक एक दिन पाकिस्तान का कीमती है। एक एक दिन, आप किसी कौम का एक दिन ज़ाया नहीं कर सकते, आप किसी कौम का एक प्रोडक्शन आवर ज़ाया नहीं कर सकते, उसका 1 मिनट ज़ाया नहीं कर सकते, वो बहुत कीमती होता है। ये कैसे हो सकता है कि हम सिर्फ आपस में उलझते रहें, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए? तुम कौन हो और मैं कौन हूं? मैं तुम्हें जानता हूं और तुम मुझे जानते हो, तुम मुझसे बड़े हो और मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मुझसे, ये क्या बात है? मुझे दुख हो रहा है जनाब चेयरमैन, और यकीनन आपको भी हो रहा होगा आज जब ये हिसाब लगाएंगे कि 3 साल गुजर गए और प्रैक्टिकली हमने कुछ नहीं किया। अब आता हूं मैं इस बजट को, बजट में क्या मसाइल है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। यहां मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, उनकी मजबूरी है, उन्होंने खड़े होकर कहना है कि नहीं बजट बहुत अच्छा है। चले, मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं कहता हूं बजट बहुत अच्छा है। क्या किसी गरीब के मदावे का यह दुख है? उसका कोई इलाज है उस दुख का? उसका मदावा है? सिर्फ इतना मुझे बता दें कि पिछले साल आटे, 1 किलो आटे की कीमत क्या थी, उससे पिछले क्या साल क्या थी, और जिस पीपल्स पार्टी को आप अटैक करते हैं, यहां मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, वो बताएं उस वक्त आटे की 1 किलो की कीमत क्या थी, आज 1 किलो आटे की कीमत क्या है। उस वक्त एक गरीब जो किलो में चीजें खरीदता है, वो जाकर आधा किलो या 1 पाव घी खरीदता है, जो आधा पाव चीनी खरीद के लाता है अपने बच्चों के लिए, उस वक्त कीमत क्या थी, आज कीमत क्या है। जनाबे चेयरमैन, द फोरमोस्ट थिंग, सबसे जरूरी चीज जो है वो फूड सिक्योरिटी है। फूड सिक्योरिटी के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, अवाम को खुश नहीं रख सकता जहां फूड सिक्योरिटी ना हो। तो मैं बड़े फख्र से ये बात कहना चाहता हूं कि जब हम आए और हमारे साथी उधर भी बैठे हुए, इनको पता है एक एक चीज का, इनके सामने डिस्कस होती थी। मुल्क में गंदम नहीं थी, हम यूक्रेन से गंदम लेकर आते थे। कितनी? 2.5 मिलियन मेट्रिक टन, 25 लाख टन गंदम जो है वो यूक्रेन से आती थी। तो यहां फिर क्या हुआ? फूड सिक्योरिटी पीपल्स पार्टी कैसे लेकर आई? जनाब आसिफ अली जरदारी का यह फैसला था, उन्होंने कहा कि ये पैसे जो यूक्रेन को आप देते हैं डॉलरों में,
ये पैसे जो आप यूक्रेन के काश्तकारों को देते हैं, ये अपने काश्तकारों को दें, ये उनको फायदा पहुंचाएं। और ये गंदम की स्पोर्ट प्राइस जो है वो पाकिस्तानी काश्तकार को दे। बाखुदा जनाबे चेयरमैन, कोई माने या ना माने, 1 साल में पाकिस्तान गंदम में खुद कफील हो गया और हमें फूड सिक्योरिटी, हमारे पास गंदम रखने की जगह ना रही, जखीरा करने की जगह ना रही, हम एक्सपोर्टर बन गए। हमने ईरान को गंदम भेजी, हमने काबुल में गंदम भेजी। ये है तरीका सोचने का। अगर आप अपना टाइम बाकी बातों में जाया कर देते हैं तो आप किस तरीके से सही प्लान कर सकेंगे। फूड सिक्योरिटी आ गई, हमने सपोर्ट प्रोग्राम दी और तकरीबन 1000 बिलियन से ज्यादा जो था वो रूरल इकोनॉमी में इंजेक्ट हुआ। और लोगों ने वहां पर, आपने देखा होगा कि शहरों से विंडो एयर कंडीशनर जो थे वो वहां पर गए, वहां पर नए ट्रैक्टर आए, एक काश्तकार खुशहाल हुआ और उसने अपने ज़रूरी कर्जे वापस किए। ये एक तरीकाकार है। आपकी 60% आबादी जो है वो काश्तकारों की है। आपने उनके लिए क्या किया इस बजट में? आप कहते हैं कि कोई, अब आपके पास ये जो छोटा हथियार है ना जी, ये इल्जाम तराशी वाला, या पिछली हुकूमतों को आप रगेते रहें, उससे काम नहीं चलेगा ना। पहले 2, 4, 6 महीने आप कह सकते हैं कि यार ये मसला खराब करके गए, मैं ठीक कर रहा हूं। फिर साल गुजर गया, आप फिर कह सकते हैं हाँ यार ये थोड़ा मसला हो गया था, अब मैं ठीक कर रहा हूं। फिर दूसरा साल गुजर गया, फिर तीसरा साल गुजर गया, अभी भी आप कहते हैं ये पिछली, हमें गए हुए, हम तो 2013 में गए थे, आप 21 है, 9 साल पहले के भी आप मलबा हम पर डाल देते हैं। कोई कुछ सोचें। और मेरा आपको मशवरा है, एज ए पाकिस्तानी, मेरा भी दिल जलता है कि मैं समझता हूं कि मसाइल बढ़ रहे, हम अगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर रहे। आप तकरीरों से, ना आपकी तकरीर से कोई फायदा होगा ना मेरी तकरीर से कोई फायदा होगा। फायदा होगा जब आप प्रैक्टिकल स्टेप लेंगे कोई। और कोई, मैं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो बातें करते थे उसका उल्ट हो रहा है जनाबे चेयरमैन। मैं बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे ये हो कि हालात जो हैं वो फिर खराब हों इस हाउस के। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बेरोजगारी, देखें हर साल कुछ बच्चे नहीं, हजारहा बच्चे, लाखों बच्चे जो हैं वो उस उम्र को पहुंचते हैं जहां उनके माँ बाप को और उनकी जरूरत होती है कि वो किसी कारोबार में हो, कोई काम करें, उनको कोई नौकरी मिल जाए ताकि वो कुछ अपने घर का सहारा बने। अब होता क्या है कि हर साल ये जो बेरोजगारों का एक बहुत बड़ा मजमा जो है, एक फौज जो है, वो घरों में बैठी रहती है, पीछे से उनमें लोग आकर शामिल होते रहते हैं। हमने कोई प्लान नहीं किया, कुछ प्लान नहीं किया। मुझे ये फख्र है जनाबे चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन्हीं वसाइल में रह के लाखों लोगों को नौकरियां दी थी, लाखों लोगों, लाखों जो टेम्परेरी मुलाजम थे उनको हमने मुस्तकिल किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको हमने मुस्तकिल किया था। आपने क्या किया है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ देखें तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए, बाकी महकमों में देखें तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अब किसने ये प्लानिंग की है? मुझे कोई ये बात नहीं होता ये कहते हुए कि मैंने सुना है कि यहाँ के जो एडवाइजर हैं कॉमर्स के, उन्होंने ये प्लानिंग की है। बेशक मुझे कोई वजीर जवाब दे दे, क्योंकि उनकी भी इंश्योरेंस कंपनी है और वो इस कंपनी को जो है वो जानबूझकर फेल करना चाहते थे, स्टेट लाइफ को, जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने कायम की थी। जनाब मैं टाइम में लूंगा जनाब चेयरमैन, मैंने अभी अपने हल्के की बात करूं। जनाब चेयरमैन, मैं आपको यह बता रहा था कि टैक्सेशन की बात होती। देखिए जनाब वजीर आजम साहब ने यह फरमाया था कि जब मैं आऊंगा, लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मैं एक ईमानदार आदमी हूं, तो लोग अज खुद इतना टैक्स अदा करेंगे कि जो तारीख में कभी नहीं हुआ, और हमें ना IMF की जरूरत पड़ेगी, ना हमें किसी मुल्क से कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है।
हम भी चाहते हैं कि कोई ना पाकिस्तान IMF में जाए, ना इसको कर्ज लेने की ज़रूरत पड़े। लेकिन ये मैं देख रहा था आपके फाइनेंस बिल में, जनाबे चेयरमैन, आप FBR को ये क्यों पावर्स दे रहे हैं, पावर ऑफ अरेस्ट, कि वो गिरफ्तार करे लोगों को? आप तो अब वजीर आजम हैं, आपका क्लेम है कि आप बहुत अच्छे वजीर आजम हैं, और फिर आप आ गए हैं, तो अब अरेस्ट करने की जरूरत क्या है? अरेस्ट तो हमने भी कभी किसी को नहीं किया था। क्या आप टैक्स जो दहंदगान हैं, जो टैक्स देने वाले लोग हैं, उनमें हैरासमेंट फैलाना चाहते हैं? आप उनको ब्लैकमेल होने देना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि उनके सर पर हर वक्त तलवार उठाई, वो कारोबार भी करें, वो कोई नौकरी पेशा हो, और वो टैक्स भी दें, और वो जब टैक्स दे रहे हो तो फिर भी वो ब्लैकमेल हो रहे हो, छोटे छोटे कारिंदे जाकर उनको हरास कर रहे हो? तो ये कहाँ की कानून साजी है, और उसकी जरूरत क्यों पेश आई है? या फिर आप किसी को खुश करने के लिए कर रहे हैं? आज तो ये कहा जाता है हम अपनी सोच से तो कोई कानून साजी नहीं करते, हम अपनी सोच और समझ से तो कोई टैक्स नहीं लगाते, हम तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करते। जनाबे चेयरमैन, हम अंडर डिक्टेशन करते हैं। अगर IMF कभी हमें कह देता है, कभी FATF की बात आ जाती है, तो हम आके कानून साजी शुरू कर देते हैं, और कानून साजी इतने भोंडे अंदाज से करते हैं, इस अंदाज से करते हैं कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। भाई हमारा मुल्क है, आपको क्या हो गया है? IMF पहले भी थे, हम भी IMF में जाते थे, हम भी उनसे शराइत तय करते थे, हमें भी समझ होती थी कि किस वक्त हमने IMF के पास जाना है, और जब IMF आएगा हमारे पास तो हमने उससे क्या बात करनी है। खुदा के लिए कोई सोचें, आप पाकिस्तान को मुश्किल में डाल रहे हैं, हर दिन आप पाकिस्तान को मुश्किल में डाल रहे हैं, आप पाकिस्तान के लिए ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि आपके बाद आने वाला भी जो है वो मुश्किलात का शिकार रहेगा। आप आसानियां पैदा करें, मेहरबानी फरमाएं, आप कोशिश करें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आए, सब मिलकर बैठकर सर जोड़कर ये सोचें कि अपने इस खूबसूरत पाकिस्तान को हम मुश्किलात से कैसे निकालें। ये बहुत ज़रूरी बात है जो मैं करना चाह रहा था कि आप टैक्सेशन में जिन लोगों को गिरफ्तारी का जो है वो दे रहे हैं, उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, वो आपकी बैकबोन है, वो इस मुल्क को चलाते हैं, वो मेहनत मजदूरी करते हैं, हमें टैक्स अदा करते हैं। खुदा के लिए ये शिक खत्म करें। ये अच्छी बात नहीं है कि आज 70 साल गुजरने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि मैं उनको गिरफ्तार करूंगा, उनके घरों पे छापे मारूंगा, उनको खौफ ज़दा कर दूंगा। जनाबे चेयरमैन, टैक्सेशन में एक बात याद रखिए कि एक तबके को दूसरे तबके, एक तबके को फायदा देकर दूसरे को नुकसान नहीं दिया करते। मैं किसी तफसील में नहीं जाता, तमाम मुल्क के हिस्से हमारे हैं, हमें सबकी मुश्किलात का अंदाजा है। आपने जो साबका फाटा और पाटा थे, वहां की जो स्टील इंडस्ट्री है, उसको आपने मुराद दी, टैक्स में छूट दी, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मुल्क में जितनी दूसरी स्टील इंडस्ट्री है वो उसका कैसे मुकाबला करेगी? ये किसने कानून बनाया? आप उनको भी मुराद देते हैं, फिर पूरे मुल्क में यकसा कानून नाफिज करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिजनेस है तो आप कहें कि लाहौर वाले को हमने फायदा देना है और जो है फैसलाबाद वाले को है जो उसको हम फायदा नहीं देंगे, तो वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन कैसे कर सकेंगे? ये किसी ने सोचा है? यहाँ बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं, इस पे आप गौर फरमाएं। जरूर दें, फाटा को भी फायदा दें, पाटा को भी दें, उनको इनकरेज करें। उन्होंने बड़ी मुसीबतें झेली हैं, वो फ्रंट लाइन स्टेट थे, लेकिन ये करें कि ये ना हो कि आपके मुल्क की सारी स्टील मिलें जो है छोटी बड़ी, जो SME के तरीके से स्मॉल मीडियम वो है वो चल रही है, वो खत्म हो जाए। 18,000 पर टन फर्क आएगा, 18,000 रुपया फी टन, किस तरह वो सरवाइव करेंगे? जनाब चेयरमैन, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल दे रहा हूं, मैं कोई बहुत बड़ा माइशतदान नहीं हूं कि मैं आपको फाइन पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में या फिगर्स में और डिजिट्स में मैं आपको जो फंसा के रख दूं। मैं आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, ये जरा नोट फरमाएं। यहाँ कौन है गवर्नमेंट का लोग जो FBR के कोई बैठे हैं जो नोट कर रहे हैं? मौजूद हैं जी। वजीरे जो है खजाना, उनके नुमाइंदे कौन बैठे हैं? फाइनेंस से भी और FBR से मौजूद हैं जी, जितने भी
जॉइंट सेक्रेटरी जनाब चेयरमैन राय साहब, आपसे गुजारिश जी, है। मैं वाइड अप की तरफ जा रहा हूँ चेयरमैन, आप फिक्र ना करें, मैं आई वोंट टेक मच टाइम। जनाब चेयरमैन, कौन सा तबका है, आपको पता है जनाब चेयरमैन, अंदर से आप मुझसे एग्री कर रहे हैं, लेकिन आप उस मनसब पे बैठे हैं कि आप कुछ कह नहीं सकेंगे, ना कमेंट कर सकेंगे। कौन सा एक तबका मुझे बता दें जो इस बजट से खुश है? कोई एक नहीं। तालिबे इल्म, जनाब चेयरमैन, मैं आपकी वसातत से एक बात करूं, मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान को शायद मैसेजेस मिलते होंगे, मुझे भी मिलते हैं। अब यह है कि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से इम्तहान जो है वो क्लासेस नहीं हुई, आपको पता है, पढ़ाई नहीं हुई। अब अचानक आकर वजारत तालीम ने कहा है कि हम 9th 10th और इंटरमीडिएट के जो है वो इम्तहानात जो हैं वो उनका इनाकाद करेंगे। अब सारे पाकिस्तान के बच्चे इस बात पर सरापा एहतजाज हैं कि हमने पढ़ा ही नहीं है। आप जबरदस्ती इम्तिहान लेते हैं, कभी आप कहते हैं कि इलेक्टिव मजमूनों को छोड़ दो, कभी रख लो, तो उससे क्या होगा कि या तो हम फेल हो जाएंगे या हमारे नंबर कम आएंगे, अच्छे कॉलेजों में हमें दाखिला नहीं मिल जाएगा, अच्छे यूनिवर्सिटी में हमें दाखिला नहीं मिल जाएगा, हमारा तालीमी जो कैरियर है उस पर जद पड़ेगी। वो हमारे बेटे और बेटियां हैं, वो इस कौम के बेटे और बेटियां हैं, क्या हम उनकी आवाजें नहीं सुन रहे? जनाब चेयरमैन, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आज आप एक डायरेक्शन दें और आप एक कमेटी बनाएं, 3, 4, 6, 8 जितने आप बेहतर समझते हैं, अपोजिशन की भी और ट्रेजरी बेंचेस से भी, और वो इस मसले को देखें, हंगामी तौर पर देखें, फौरी तौर पर इस पर एक्शन करें कि हमारे बेटे और बेटियां जो हैं वो अगर सरापा एहतजाज हैं तो उनका एहतजाज क्या है, अगर वो जायज़ है तो उनकी फौरी मदद करनी चाहिए, फौरन से पहले। और एक और बात मैं आपके नॉलेज में लेना चाहता हूं, मेरे यहाँ पिंडी के अकाबरीन भी मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बैठे हैं कि फातिमा जना यूनिवर्सिटी में हमारी बच्चियों पर उनके साथ जो रवैया रवा रखा गया है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं जनाब चेयरमैन। हमारी बेटियों के साथ ये सलूक किसी यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारे में नहीं होना चाहिए। जी राज साहब, प्लीज वाइंड अप। जी जनाब चेयरमैन, मैं इसको जमहूरियत का प्रोसेस जब शुरू होता है तो बुनियादी चीज जो है वो इलेक्शन है। हमारे उस दिन जो बुलडोज किया गया इलेक्शन का बिल, इलेक्शन के मामले में कानून साजी थी, तो ये आपके इल्म में बात आ चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसमें निशानदेही की है कि 13 शिक्कें तो ऐसी हैं जनाब चेयरमैन जो आईने पाकिस्तान से मुतसादम। आप खुद सोचिए इस पर,
और ये हाउस भी सोचे, और इस मुल्क के बड़े मायानाज कानूनदान यहाँ पर तशरीफ फरमाएं, वो सोचें कि इस मामले में हमें क्या करना चाहिए। अपनी हटदर्मी पर कायम रहना चाहिए या वो बिल वापस लाकर उसमें अमेंडमेंट्स करके उस पर प्रॉपर डिस्कशन करके ऐसे कानून वज़ा करने चाहिए जिससे साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात की राह हमवार हो सके। जनाब चेयरमैन, मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं जानबूझकर नहीं कह सकता और नहीं कहना चाहता। मैं इस आपकी तवज्जो चाहूंगा जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, मैं आपकी वसातत से द ऑनरेबल एडवाइज़र से ये गुजारिश करूंगा, जो कानूनदान भी हैं जनाब बाबर अवान साहब, कि वो इस मामले को इस पे इनिशिएटिव लें और ये कानून जो उस दिन हेस्ट में पास हुए थे कोई भी तरीका निकालें और उनमें जो है उस पर प्रॉपर डिस्कशन भी हो और ऐसे कानून वज़ा हुए कि ये आने वाले वक्तों के लिए ना, ये सिर्फ आपकी हुकूमत के लिए नहीं या एक इलेक्शन के लिए नहीं होंगे, ये तो पाकिस्तान के लिए हैं। तो फिर हम सब का दावा ये है, हम सब ये चाहते हैं, वज़ीर आज़म साहब ये चाहते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन ये चाहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब ये चाहते हैं कि मुल्क में साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात का इनेकाद हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस मामले को ठंडे दिल से सोचें और इसको बेहतरीन कानून बनाएं जो कि एक साफ, शफाफ इंतखाबात का रास्ता जो है हमवार करें। अब जनाब चेयरमैन, मैं अपने हलके की एक दो बातें करना चाहूँगा आपकी खिदमत में। मेरे हलके का तारफ़ यह है कि मैं तहसील गुजर खान, हलका है 58, जिसमें कलर सईदा के भी 6 यूनियन कौंसिल शामिल हैं। हम लोग उस इलाके से, खित्ते से तल्लक रखते हैं जो पाकिस्तान का बाजुए शमशीर जन है। हमारे सीने पे 2 निशाने हादर सजे हुए हैं। हम दफ़ाए वतन का फरीज़ा अंजाम देने वाला लोग हैं और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने हमेशा ये ख्वाहिश की और यहाँ ये बात की कि हमारे इलाके में यूनिवर्सिटी हो। उसके लिए 800 कनाल जमा, 800 कनाल, 100 एकड़ ज़मीन जो है वो जीटी रोड पर मैंने ही, जब मैं चेयरमैन सोशल एक्शन बोर्ड था, तो एक्वायर कराई थी। आज भी वो पड़ी है। वहाँ मैं चाह रहा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस आए या पोठवार यूनिवर्सिटी बने, लेकिन अफसोस कि मौजूदा हुकूमत ने शायद ये समझ के कि वो उससे हमारा नाम हो जाएगा। मैं यहाँ फ्लोरा ऑफ द हाउस कहता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी बनाएं, वो आपका नाम होगा, मौजूदा हुकूमत का नाम होगा। मैं खुद आपको अप्रिशिएट करूँगा, मैं आपको सलूट पेश करूँगा और आपको आकर खराज तहसीन पेश करूँगा, लेकिन करें तो सही, वो हमारा हक है। जनाब चेयरमैन, अब यूनिवर्सिटी का हमारा मुतालबा था, लेकिन हुआ हमारे साथ क्या, ये जो मैं आपसे आपकी तवज्जो चाहता हूँ जनाब चेयरमैन, मुतालबा था कि हमें यूनिवर्सिटी दी जाए और हुआ हमारे साथ क्या हुआ। ये हमारे साथ कि हमारा एक इलाका है सांग, कल्याम, मंदरा और सुखो का, और मेन मंदरा चकवार रोड के ऊपर, वहाँ पर रावलपिंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने गलत बयानी करके लोगों से कि यहाँ कोई फैक्ट्री लगेगी, वहाँ कचरा कुंडी बना दी है। हमारे मज़ारात हैं वहाँ पर, हमारे कब्रिस्तान हैं, हमारे हेल्थ सेंटर हैं, हमारे गर्ल्स और बॉयज़ हाई स्कूल हैं। अब देखें ज़रा किसने ये प्लानिंग की है कि पिंडी का सारा कचरा जो है वो गाड़ियों पर ट्रांसपोर्ट होकर वो जो है वो सांग, कल्याम और मंदरा के गिरदो नवा में जाएगा और वहाँ वो डंप किया जाएगा। यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हुए पूरे जीटी रोड पे 60 किलोमीटर जाएगा, सारे रास्ते में तफन फैलाएगा, हम लोगों को, हमारे सेहतों को खतरे में डालेगा, वहाँ तफन होगा। जैसे मैंने कहा कि ये किसने प्लानिंग की है। तो जनाब चेयरमैन, मेरी ये इस्तदा है आपसे कि उस कचरा कुंडी को फौरी तौर पर ख़त्म कराया जाए, उसकी जगह पर हमें पार्क दिया जाए। ये गाजियों और निशाने हैदरों की सरजमीन है, शहीदों की सरजमीन है, ये मुकद्दस मज़ारात की सरजमीन है, ये सूफिया कराम की सरजमीन है। इस पर हम गंद डाल देंगे
पिंडी का गंध है, आप इंसिनरेशन प्लांट लगाएं, सारी you, जी। दुनिया में लगते हैं, उसको तल्फ करें। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि मेरा इलाका वो है जिसमें 3-4 जगह से गैस और तेल निकलता है आदि। जनाब चेयरमैन, वहां पे आज से नहीं 50 साल से निकल रहा है। हमारा एक डैम है वहां पर, नडाली डैम, जो अपाशी का काम भी करता है। अब पीपीएल ने, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने, उस हमारे डैम में जहर घोलना शुरू कर दिया है, अपना फुजला और अपने केमिकल जो उसमें डाले, उसमें तमाम हमारी मछलियां मर गई। और वो पानी जब बहकर जमीनों में आया तो वो अंडर वाटर जो था, अंडर सॉइल वाटर, सब सॉइल वाटर जो था, वो सारा जहरीला होगा, वो पीने के काबिल नहीं रहा। और वो लोग बेशुमार किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। तो मेरी ये इस्तदा होगी कि पीपीएल को यहां बुलवाया जाए किसी कमेटी में। और एनवायरनमेंट की मिनिस्टर साहबा मैंने देखा यहां थी, इस वक्त शायद नहीं है, वो चली गई हैं। मैं उनसे भी ये इस्तदा करूंगा कि वो विजिट करें। हजारों लोगों की जिंदगियों को खतरा है वहां पर। मैं खुद गया हूं, मैंने देखा है कि लोग बीमारियों में का शिकार होकर जो है वो हेपेटाइटिस बी, सी सब वहां पर आम हो चुका है, क्योंकि वो सारा पानी जहरीला हो चुका है उस फुजले की वजह से। इसी तरीके से कि वो मोड़ा ठाकरा के लोग जो हैं, उनकी सारी ज़मीनें जो हैं वो तबाह और बर्बाद हो रही हैं। वहाँ खुदाई करके वो फुजला इंजेक्ट करते हैं वहाँ पर, तो सब सॉइल वाटर जो है वो सारा तबाह हो गया। इसी तरह एक और कंपनी है जनाब चेयरमैन, वो है मारी इंडस। वो ऑपरेट कर रही है, एक्सप्लोरेशन कर रही है। उसने क्या किया है कि एक बहुत बड़ा गाँव है बलोट, और उसके गिरदनवा में जहाँ वेल लगाया है, वेल ज़रूर लगाएं। मुझे तो इससे ज्यादा खुशी हो नहीं सकती कि हमारे सरजमीन से गैस और तेल निकले, मादनियात निकले। लेकिन अब होता यह है कि उन्होंने उस गांव को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और उनका रास्ता बंद कर दिया। वो बेचारे कई मील का चक्कर लगाकर अपने घरों को और माल मवेशी लेके बाहर जाते हैं। तो मैं उनसे भी, मैं आपसे इस्तदा करूंगा कि उनको भी बुलवाएं यहाँ पर, हमारी इंडस वालों को, उनको बोलें कि कम्युनिटी सर्विस आपका फर्ज है। आपने इर्द उस इलाके के लोगों की जो है वो गुड विशेस साथ लेनी है, उनसे मोहब्बत और प्यार से पेश आना है। आपने वहां पर कोई डंडा नहीं चलाना है। और आखिर में ये कहूंगा कि ये जितनी कंपनीज जिस इलाके में भी ऑपरेट करती हैं, खाए वो बलोचिस्तान में करती हूँ, खाए सिंध में करती हूँ, खाए केपी में करें या पंजाब में करें या पोठवार तो पंजाब में, तो मेरे इलाके में करें, उनके जिम्मे ये ड्यूटी है कि वो जो लोकल कम्युनिटी है उसकी गुड विशेस साथ लेने में उनकी सर्विस करनी है और एक खास परसेंटेज उन्होंने खर्च करनी है। ये बड़े बड़े टैंकर से हमारी सड़कें तो तोड़ देते, जितनी सड़कें मैंने बनाई थी उन्होंने तोड़नी शुरू कर दी। भाई उनको रिपेयर कौन करेगा? अगर आपने वहां पर अपनी ट्रांसपोर्ट चलानी है, आपने उधर वहां लोगों की एजुकेशन का भी ख्याल रखना है, डिस्पेंसरी का भी ख्याल रखना है और कम्युनिटी सर्विस, तो मैं चाहूंगा कि किसी कमेटी के ये काम आप सपोर्ट करें कि ये सब कंपनियों को बुलाएं, इनसे हिसाब किताब मंगवाएं कि जहां जहां आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं कितना पैसा जो है आप इलाके पर खर्च कर रहे हैं, जो कि आपके फराइज में शामिल है। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं ये सिर्फ अर्ज करूंगा आपकी वसातत से इस हाउस को कि जो कुछ यहां हुआ आइंदा नहीं होने चाहिए। आप इसके लिए खुद भी काम करें। मैं यहां बैठे हुए वज़रा से यह दरख्वास्त करूंगा कि जो तमाशा यहां लगा, किसने भी लगाया, किस तरफ से भी आया, और मैं फिर यह कहूंगा कि हुकूमत वक्त पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कायदे ईवान वज़ीर आज़म साहब से यह कहूंगा कि यह आपकी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ ये ना कह दें कि आप आते हैं और आपको बात नहीं करने दीजिए। जनाब स्पीकर, जब हम किसी दूसरे के लीडर को गाली देंगे तो अपने लीडर को गाली के लिए तैयार हो जाए। ऐसे हो नहीं सकता कि हम दूसरे के लीडर को गाली दें और वो हमारे लीडर के लिए अच्छे कलमात तो नहीं कहेगा। थैंक यू जी, वाइंड अप करें जी। को भी मैं वाइंड अप कर, किसी झूठे खुदा को भी आप गाली नहीं